संजना होती तो मेरी दवाई तुरंत ला देती। बिना दवाई के मुझे नींद कैसे आएगी? कल सुबह पहले बाजार जाकर मुझे ही लाना होगा। दामिनी तो मुझे लाकर देगी नहीं। इतने में ही संजना का कॉल आता है और हेमलता जी संजना से कहती है, बेटा अभी तुझे ही याद कर रही थी और तेरा कॉल आ गया। तेरी उम्र ना बहुत लंबी है, मेरी नींद की दवाई खत्म हो गई है, तू ही मुझे लाकर देती है ना। माँ, मेरा वो पर्स घर पर छूट गया है, वरना तुमको बोलना नहीं पड़ता। मुझे तो खुद दिक्कत हो गई है। मैंने सामान तो ले लिया और पैसे भी नहीं है देने को, अब क्या करूं? अरे तू रुक, मैं अभी पेमेंट करवा देती हूँ संजय से। तू ना स्कैनर भेज दे संजय के नंबर पर। हेमलता जी तुरंत संजय के पास जाती है और हांफने लगती है। हेमलता जी को देखकर संजय कहता है, माँ आराम से, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? वह तेरी बहन ना रास्ते में खड़ी है, बेचारी का पर्स घर पर ही रह गया है, तू अभी पैसे भेजना। उसने तुझे स्कैनर भेजा होगा देख। माँ, पहले का पैसा भी संजना ने नहीं दिया और आज फिर से पैसा दूँ? रोज रोज पैसे नहीं देने वाला मैं। अरे भेज देना बेटा, वह तेरी बहन है, वक्त पर वही तुझे काम आएगी। काम क्या आएगी, जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। शादी के वक्त कम दिया था क्या हमने? तुम कहती हो तो भेज देता हूँ, अगली बार से मुझसे मत कहना। संजय संजना को पैसे भेज देता है और हेमलता जी मन ही मन सोचती है, ऐसे ही बेचारी संजना परेशान होगी और इस समय उसे दवाई के लिए क्या बोलूं? रहने देती हूँ, जैसे तैसे आज की रात निकल जाए बस। हेमलता जी जब देखो अपनी बेटी संजना की तारीफ करती है और उसे लगता है कि संजना जैसा कोई नहीं है। संजना उसके लिए सब कुछ करेगी। दामिनी जो कि हेमलता जी की बहू है, हेमलता जी उसे दिन भर खरी खोटी सुनाती रहती है। दामिनी से जितना बन पाता वो उतना काम करती है, लेकिन फिर भी उसे तो ताने ही सुनने को मिलते। अगले दिन उठने के साथ ही हेमलता जी घर में हंगामा मचा देती है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मेरी बेटी होती तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। दामिनी, मम्मी जी मैं दवाई ले आऊँगी, काम करते करते दिमाग से ही उतर गया। सुबह से मुझे याद था। अरे रहने दे, मुझे सब पता है, मेरा कौन कितना ख्याल रखता है। दामिनी रोने लगती है और रसोई में जाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। इतना याद रखने पर भी मैं कैसे भूल गई? अभी खाना बनाकर पहले जाकर मम्मी जी के लिए दवाई ले आती हूँ। दामिनी जल्दी खाना बनाकर नींद की दवाई लेने बाजार चली जाती है और दवाई लेकर जैसे ही वह वापस घर पहुँचती है तो देखती है कि संजना घर आई है। संजना और हेमलता जी बात कर रहे हैं। दामिनी को देखकर संजना कहती है, भाभी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आई हूँ तो मिले बिना जाना अच्छा नहीं लगता। दामिनी, अरे रुकिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। दामिनी दवाई की शीशी वहीं टेबल पर रखकर रसोई में चली जाती है। दवाई देखकर संजना कहती है, माँ मुझे कह देती मैं ले आती, पता नहीं ये कहाँ से लेकर आई होगी दवाई। आजकल सब जगह नकली दवाइयाँ मिलती है। हेमलता जी, अरे क्या करूँ बेटा, जो ये लोग दे दे। दामिनी को ना एक भी काम ढंग से करना नहीं आता।
अब देख कितनी देर में तुझे पकोड़े बना कर देती है। आज देगी भी या नहीं कौन जानता है, वही ना। लेकिन क्या कर सकती हूँ माँ, आजकल की लड़कियों को यही ड्रामे हैं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते हंसने लगती है। इतने में दामिनी पकोड़े और चाय बनाकर ले आती है। दीदी यह चाय पियो और पकोड़े खाओ, खाकर बताओ कैसे बने हैं। बने तो खराब ही होंगे, तेरे जैसे थोड़ी ना बना सकती है। तू तो बहुत अच्छे चाय पकोड़े बनाती है बेटा। अब जो भी है खा लो। हेमलता जी और संजना मुंह बनाकर पकोड़े खाती है और चाय पीती है। इतने में ही हेमलता जी ताना देते हुए कहती है, संजना अब से ना तू ही मेरी दवाइयाँ ला कर दिया कर। पता नहीं यह लोग यहाँ वहाँ से ला देते हैं, यह दवाइयाँ काम करेगी भी या नहीं। मम्मी जी मैं अच्छी दुकान से लेकर आई हूँ। हेमलता जी हमेशा दामिनी की संजना से तुलना करती और हमेशा दामिनी को नीचा दिखाती रहती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ दामिनी और संजय बाजार जाते हैं। तब दामिनी की नज़र एक साड़ी पर पड़ती है। यह साड़ी मम्मी जी पर बहुत अच्छी लगेगी, क्या बोलते हो, ले लूँ यह साड़ी? ले लो, तुम्हें पसंद आ रही है तो। दामिनी बहुत मन से साड़ी लेती है और घर जाकर हेमलता जी को देती है। मम्मी जी आप वो सामने वाली की बेटी की शादी में पहनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ये क्या लाल रंग की साड़ी लेकर आई हो? अब इस उम्र में इस रंग की साड़ी पहनूंगी, अच्छा लगेगा क्या? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। संजना ने कितनी अच्छी साड़ी लाकर दी थी पिछली दिवाली को, वैसी ही अच्छी लगती है साधारण। दामिनी का मन हेमलता जी की बात सुनकर छोटा हो जाता है और वह अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। संजय क्या हुआ मेरी मैडम, उदास क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे पता है माँ की बातें तुम्हें बुरी लग रही है, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मेरी किसी को सुननी कहाँ है। देखो माँ की बातों का बुरा मत मानो, उसके दिल में बस संजना ही बसी है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह अपने पलंग से उठ भी नहीं पाती। हेमलता जी संजना को सब बताती है। माँ जब देखो दामिनी बीमार ही रहती है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, चक्कर आना, पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, यह सब नॉर्मल है, मुझे तो हमेशा होता है। क्या मैं अपने सास ससुर को खाना बनाकर नहीं देती? हेमलता जी अरे मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता सता रही है बेटा। उस वक्त क्या होगा जब मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे? अभी तो मैं जैसे तैसा काम कर लेती हूँ। रहने दो माँ, तुम इन लोगों के भरोसे मत रहो। दामिनी ने तो खेल बना रखा है, जानबूझकर कर रही है ये सब ताकि तुम्हें काम करना पड़े। तुम्हारी जगह मेरी सास होती ना तो मुझे खा जाती। तुम भी अपने लिए बनाओ और उसे मत देना, पड़ी रहने दो उसे। हेमलता जी हाँ बेटा, बस चलते फिरते भगवान मुझे उठा ले। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? जब तक चल रहा है चलने दो, फिर मैं ना तुम्हारे लिए काम वाली रख लूँगी जो दिन भर तुम्हारे साथ काम करेगी और मैं रोज़ सुबह शाम तुमसे मिलने भी आऊँगी। अरे पर पैसा बहुत लेगी काम वाली, इसकी टेंशन तुम मत करो, मैं देख लूँगी, तुम आराम करो बस। संजना जब देखो हेमलता जी को झूठे दिलासे देती रहती। इधर हेमलता जी भी संजना के सिखाए दामिनी से कहती है, कब तक ऐसे चलेगा?
मैं अपना खाना पीना अलग कर लूँगी, मेरी बेटी मेरा कर ही देगी, तुम अपना करो। वैसे भी जो करेगा वो खाएगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देकर जाऊंगी। हेमलता जी अकड़ कर दामिनी को खरी खोटी सुनाकर सीढ़ियों से उतरने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हेमलता जी की चीख सुनकर संजय और दामिनी भागकर उसे उठाते हैं। मम्मी जी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। हेमलता जी मेरी संजना को बुला दो, तुम लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। संजय संजना को बहुत फ़ोन करता है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती। संजय और दामिनी हेमलता जी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, 2 सप्ताह इमरजेंसी में रखना होगा। उसके लिए आप लोग पैसे जमा करवा दीजिए। जी मैं देखता हूँ डॉक्टर। संजय की आंखें भर आती है और वह दामिनी से कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और संजना तो पैसे भी नहीं देगी, फिर माँ का इलाज कैसे होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इधर दामिनी अपने जेवर बेचकर पैसों का इंतजाम करती है और उधर संजय संजना के घर जाकर उसे सब बताता है। संजना माँ अस्पताल में भर्ती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से दूँ पैसे, आज रात की मेरी मनाली की टिकट है, मैं घूमने जा रही हूँ। इतनी मुश्किलों से मैंने घूमने के पैसों का जुगाड़ किया है, तुम्हारे पास भी मेरी तरह 2 हाथ और 2 पैर है ना, फिर भी मुझसे मांगने आ गए। अरे अपना जुगाड़ खुद करो, मेरी शादी हो गई है, जीने दो मुझे शांति से। संजय वहाँ से उदास होकर चला जाता है और यहाँ दामिनी अस्पताल की फीस भर देती है और हेमलता जी का इलाज हो जाता है। जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, माँ तुम्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, चलिए घर चलते हैं। मुझे इतने गंदे से अस्पताल में भर्ती कर दिया, मेरी संजना को भी नहीं बुलाया तुम लोगों ने, वो मुझे सबसे बड़े अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाती। संजय कुछ नहीं कहता और हेमलता जी को घर ले आता है। घर पर दामिनी हेमलता जी की बहुत सेवा करती है और हेमलता जी संजना को फ़ोन करती है लेकिन संजना नहीं उठाती। बार बार फ़ोन करने पर संजना फ़ोन उठाकर कहती है क्या हुआ माँ, फ़ोन काटने पर भी समझ में नहीं आता क्या, मैं घूमने आई हूँ मनाली, बार बार सब मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, अपनी समस्या खुद देखो ना, इस बुढ़ापे में यह सब गिरना आम बात है, अब मुझे मज़ा करने दो माँ। संजना की बात सुनकर हेमलता जी की आंखें भर आती है। मतलब संजना को पता था कि मुझे पैरालिसिस मार दिया है, फिर भी वह नहीं आई। कितनी अंधी हो गई थी मैं बेटी के प्यार में, जो दामिनी को समझ नहीं पाई। हेमलता जी का भरोसा टूट जाता है। वह दामिनी को गले लगाकर कहती है मुझे माफ़ कर दे बहू, मेरी आंखों से पर्दे उतर गए हैं, बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। मेरी बेटी नालायक है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसी ने मुझे छोड़ दिया। जिस बहू को मैंने ताने मारे उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी जी मैंने बचपन से ही अपनी माँ को खो दिया था, आप ही मेरी माँ हो। और क्या माँ कभी बेटी से माफ़ी मांगती है। दामिनी हेमलता जी की सेवा कर उसे ठीक कर देती है और दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है।
और हेमलता जी संजना को अपने घर के आसपास भटकने भी नहीं देती है।